हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि शेयर कैपिटल एक ऐसा चैप्टर है आपका इम्पॉर्टेंट जो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने कुछ टॉपिक्स जो थे लास्ट वीडियो में कवर किए, बट स्टिल रिमेनिंग यहाँ पर कुछ टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आज मैं उनको कवर करूँगी। तो पहला जो टॉपिक है इसमें वो है कि डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में ऑलमोस्ट डाल देते हैं फाइनल एग्ज़ाम में। तो क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें कि मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने होने चाहिए, तो अगर पब्लिक कंपनी की बात की जाए तो 7 मेंबर्स कम से कम होने चाहिए, तब एक पब्लिक कंपनी बन सकती है। और अगर प्राइवेट की कंपनी की बात की जाए तो दो पर्सन्स जो हैं मिलकर प्राइवेट कंपनी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और 1 पर्सन कंपनी के लिए तो नाम से ही पता चल रहा है, देयर इज़ ए नीड ओनली 1 पर्सन। दूसरे नंबर पर उन्होंने जो डिफरेंस दिया वो है मैक्सिमम नंबर का। तो अगर हम लोग पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर के लिए कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है उसके सिर्फ हमारे पास 200 तक जो है मेंबर्स बन सकते हैं। आगे रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की बात की हुई है, मतलब कि जो पब्लिक कंपनी को सब्सक्राइब करते हैं या फिर प्राइवेट कंपनी को जो है सब्सक्राइब करके शेयर्स लेते हैं, क्या वो अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अगर पब्लिक कंपनी की बात की जाए तो पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे मैंने किसी कंपनी के शेयर लिए, अगर मैं किसी को ये ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ और उसके बदले में पैसा लेना चाहती हूँ, देन आई कैन डू विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। बट जो हमारे पास प्राइवेट कंपनी के शेयर्स होते हैं यूजुअली तो वो पब्लिक को इशू ही नहीं किए जाते, लेकिन अगर पब्लिक को इशू किए जाते हैं तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप जो है नॉर्मली किसी को अपना शेयर जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर करना है तो विद सम रिस्ट्रिक्शंस जो है आप कर सकते हो। चौथा जो उन्होंने दिया हुआ है आपको डिफरेंस, वो है ऑन द बेसिस ऑफ फाइलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस। कोई भी प्राइवेट कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं होती है कि वो अपना प्रॉस्पेक्टस जो है रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट करवाए रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन पब्लिक कंपनी के ऊपर इस चीज़ की कंपल्शन है। देन कमेंसमेंट की अगर बात की जाए तो प्राइवेट कंपनी जैसे ही उसकी इनकॉर्पोरेशन होती है, मतलब रजिस्ट्रेशन होती है एज ए प्राइवेट कंपनी, तो उसी वक्त वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी पब्लिक कंपनी है उसको वेट करना पड़ता है जब तक उसको कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, ठीक है, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तब तक चाहे रजिस्ट्रेशन हो गई है कंपनी की, लेकिन फिर भी वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। इसी तरह इन्विटेशन ऑफ पब्लिक, तो जो हमारे पास पब्लिक कंपनी है वो तो लेती ही जो है पब्लिक से है पैसा, इसलिए वो अपने शेयर्स इशू कर सकती है, ठीक है। पब्लिक कंपनी को इनवाइट कर सकती है कि वो उनके शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करें, प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात की जाए तो हमारे पास पब्लिक कंपनी के ऊपर जो है ये कंपल्शन है कि वो स्टैट्यूटरी मीटिंग हेल्ड करे और रजिस्ट्रार को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे। और लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं लगाई हुई उन्होंने। इसी तरह हम देख सकते हैं नंबर ऑफ़ डायरेक्टर की बात की जाए तो जो हमारे पास पब्लिक कंपनी है उसके लिए एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, जबकि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें 2 डायरेक्टर्स ही ज़रूरी होते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो वो बोल रहा है कि प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बिफोर द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड का मतलब क्या होता है कि जितना हमारे पास पब्लिक को इशू किया गया है, जब तक वो पूरे का पूरा आ नहीं जाता है तब तक जो है उसको अलॉट नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉन एज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर प्राइवेट के लिए कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी को तब तक वेट करना पड़ता है जब तक पूरे के पूरे शेयर्स जो हैं लोग सब्सक्राइब नहीं कर लेते। देन उसके बाद दिया हुआ है मैनेजरियल रेमुनरेशन का डिफरेंस। तो जो हमारे पास पब्लिक कंपनी है उसके लिए मैनेजमेंट के लिए जो रेमुनरेशन है वो उन्होंने डिसाइड किया कि 11% ऑफ नेट प्रॉफिट होना चाहिए। अगर नेट प्रॉफिट इतने सफिशेंट नहीं है तो 50,000 कम से कम जो है 1% मैनेजमेंट की जो है पेमेंट होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे पास प्राइवेट कंपनी उसके लिए कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने दिया हुआ है फर्दर इशू ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि
जब एक पब्लिक कंपनी एक बार अपने शेयर्स इशू कर देती है और उसके मेंबर्स बन जाते हैं लोग, देन उसके बाद जब दोबारा वो अपने जो है शेयर्स इशू करना चाहती है तो उनके ऊपर कंपल्शन है कि वो अपने शेयर्स उन्हीं को पहले जो है इशू करे जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं, लेकिन ऐसी कंपल्शन प्राइवेट के ऊपर नहीं है। देन मिनिमम कैपिटल का डिफरेंस ले लेते हैं हम। तो मिनिमम कैपिटल का उन्होंने बताया हुआ है कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो एटलीस्ट उसके पास मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख की होनी चाहिए, और पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 5 लाख की उन्होंने बोली हुई है। ठीक है, आगे रिस्ट्रिक्शन ऑफ नेम का जो है वो ले सकते हो आप डिफरेंस। तो जो हमारे पास पब्लिक कंपनी होती है उसके लिए उन्होंने बोला हुआ है कि कंपनी के लास्ट में लिमिटेड वर्ड यूज़ करना है, और अगर प्राइवेट की बात की जाए तो उसके लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड जो है वो लगाना होता है कंपनी के नेम के साथ। तो इस तरह ये होते हैं हमारे पास पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस। इसी तरह आगे जो है आपको उन्होंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है कि पार्टनरशिप एंड ए कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें रेगुलेटरी एक्ट की, मतलब कि मतलब कि कंपनी एंड पार्टनरशिप के लिए कौन कौन से एक्ट हैं, तो हमारे पास जो कंपनी एक्ट है वो किसके साथ रेगुलेट होती है, एक कंपनी जो है वो किसके साथ रेगुलेट होती है, वो होती है कंपनी एक्ट 2013 के साथ। और जो पार्टनरशिप है उसके लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसी तरह रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो जो हमारे पास कंपनी है वो तब तक जो है एग्जिस्टेंस में नहीं आती जब तक उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाती, लेकिन अगर पार्टनरशिप की बात की जाए तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अब नंबर ऑफ़ मेंबर्स की बात कर लेते हैं, तो ये सेम है पहले तो जो पिछले वाले डिफरेंस में आया कि जो हमारे पास पब्लिक कंपनी है उसके लिए उसको बनाने के लिए कम से कम 7 मेंबर चाहिए, और प्राइवेट के केस में 2 मेंबर्स चाहिए। लेकिन अगर जो है हम लोग बात करें पार्टनरशिप की तो उसके लिए उन्होंने 2 पर्सनस बोले हुए हैं कि एटलीस्ट 2 पर्सनस होने चाहिए पार्टनरशिप को क्रिएट करने के लिए। और मैक्सिमम नंबर की अगर बात की जाए तो पब्लिक में तो कोई लिमिटेड नहीं है, लेकिन प्राइवेट में 200 मेंबर्स की है। और अगर हम लोग बात करें पार्टनरशिप की तो पार्टनरशिप में 100 तक जो है मेंबर्स पार्टनर्स बन सकते हैं। इसी तरह लाइबिलिटी की बात की जाए तो जो कंपनी होती है वो लिमिटेड बाय गारंटीज या लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, लेकिन जो पार्टनरशिप होती है उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है। मैनेजमेंट देख लेते हैं, तो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बोला हुआ है कि जो हमारे पास कंपनी के अफेयर्स होते हैं, मतलब कंपनी का काम जो वगैरह होता है वो किसने देखना होता है, उसके डायरेक्टर्स ने, क्योंकि उसके मेंबर्स जो हैं उनके पास इतना राइट नहीं है कि वो डे टू डे जो हमारे पास मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है कंपनी में उसमें इंटरफेयर करें। लेकिन जो अगर पार्टनरशिप की बात की जाए तो उसके पार्टनर जो होते हैं, पार्टनरशिप के फर्म के पार्टनर्स, वही सारा कुछ मैनेज करते हैं। इसी तरह कैपिटल देख लेते हैं, तो शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। जो कंपनी एक्ट में प्रोविज़न दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही जो है कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती है। बट यहाँ पर अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो जो हमारे पार्टनर्स हैं वे अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ एक दूसरे से बातचीत करके जो है कैपिटल को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। लीगल स्टेटस की बात की जाए तो हमारी कंपनी की अपनी एक लीगल डिफरेंट जो है सेपरेट जो है एक स्टेटस होता है, लीगल स्टेटस होता है जिसको बोलते हैं सेपरेट आइडेंटिटी होती है इसके शेयर होल्डर जहाँ इसके ऑनर से। लेकिन जो पार्टनरशिप होती है उसमें जो है ऐसी कोई भी उन्होंने प्रोविज़न नहीं लगाई हुई, मतलब कि जो पार्टनर्स करेंगे उसके लिए पार्टनरशिप फर्म भी रिस्पॉन्सिबल होगी। देन उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट की बात की हुई है, तो यहाँ पर उन्होंने बेसिकली बात की है शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी की। तो पब्लिक कंपनी के केस में शेयर्स जो है फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब मैं अगर शेयर्स एक दूसरे मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया कंपनी में और उसको ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ देन आई कैन डू इट ईजीली, बट प्राइवेट कंपनी में ये नहीं होता। और अगर हम लोग बात करें पार्टनर की तो पार्टनर भी जो है जब तक एक दूसरे से कंसेंट नहीं ले लेते तब तक वो अपने शेयर को किसी और के साथ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इंसॉल्वेंसी या डेथ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके लिए बताया हुआ है कि अगर हम लोग बात करें कि कंपनी के केस में तो कंपनी के शेयर होल्डर की डेथ या उसकी इंसॉल्वेंसी का कंपनी की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा पड़ता है। अगर एक पार्टनर की डेथ होती है तो उसकी वजह से पार्टनरशिप जो है रिकॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती है।
इसी तरह वाइंडिंग अप की बात की जाए तो वाइंडिंग अप का उन्होंने बोला हुआ है कंपनी कम्स टू एन एंड ओनली व्हेन इट वाउंड अप अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। मतलब कि नॉर्मली अगर कंपनी को बंद करना है तो कंपनी एक्ट प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ही जो है उसको बंद किया जा सकता है। लेकिन पार्टनरशिप में अगर चाहे तो वो आराम से एक दूसरे के साथ या फिर जो है कंसेंट लेकर या फिर जो है एक या दो पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो वहाँ पर जो है पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। बुक्स में अगर देखा जाए तो एज़ पर द कंपनी एक्ट 1956 हमारे पास कंपनी को जो है अकाउंट बुक्स क्रिएट करना ज़रूरी है। लेकिन अगर फर्म की बात की जाए तो ऐसी कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शन जो है उनके ऊपर नहीं है कि वो अकाउंट क्रिएट करें या नहीं करें, बट दे हैव टू क्रिएट, क्योंकि उनको जो है फाइनली देखना तो है ना उनकी पोजीशन क्या चल रही है। ऑडिटिंग की बात की जाए तो सेम चीज़ है। पब्लिक जो हमारे पास कंपनी होती है उसके ऊपर ऑडिटिंग कंपल्शन होती है, लेकिन जो पार्टनरशिप के केस में ऐसा कंपल्शन नहीं होता। देन उसके बाद दिया हुआ है उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, ये वाला टॉपिक मैंने नहीं करवाना आपको। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली वो तो है आपका शेयर्स का, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो प्रॉस्पेक्टस दिया हुआ है इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बेसिकली प्रॉस्पेक्टस व्यू से जो है आपने कभी देखा होगा अपने स्कूल कॉलेजेस की प्रॉस्पेक्टस को, वो क्या चीज़ है, एक किस्म की इंफॉर्मेशन देता है रिलेटेड टू योर इंस्टीट्यूशन। इसी तरह ये भी कंपनी की इंफॉर्मेशन देने के लिए जो है बनाया होता है प्रॉस्पेक्टस। और ये 3 तरीके के साथ हो सकता है। एक रेड हायरिंग प्रॉस्पेक्टस होता है, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस होता है, जहाँ कोई नोटिस, ठीक है। रेड हायरिंग वो होता है जिसमें जो है इतनी ज़्यादा कंप्लीट पर्टिकुलर्स नहीं दिए होते हैं हमारी सिक्योरिटीज़ के, लेकिन शेल्फ प्रॉस्पेक्टस में प्रॉपर कैटेगराइज करके जो है जो सिक्योरिटीज़ इशू करनी है हमारी पब्लिक को वो दिया होता है। नाउ द इम्पॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द शेयर्स। तो शेयर क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो शेयर क्या है हमारे पास, शेयर मीन्स शेयर इन शेयर कैपिटल, ठीक है। जो हमारी टोटल ओवरऑल शेयर कैपिटल बनती है वो किसके जो है कैलकुलेट करके बनती है, किसको जो है कंबाइन करके बनती है, वो अलग अलग जो शेयर्स हमने जो इशू किए होते हैं उसके बिहाफ पर जो है शेयर कैपिटल बनती है। इसीलिए शेयर को शेयर कैपिटल का एक यूनिट माना जाता है, ठीक है। जिस तरह एग्जांपल के तौर पर उन्होंने दिया हुआ है ना कि हमारे पास टोटल शेयर कैपिटल 50 लाख की है, ठीक है। अगर इसको जो है 10 रुपये के स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट किया जाए तो इसमें उन्होंने बोला हुआ है कि 5 लाख के शेयर्स की 10 रुपये ईच 5 लाख शेयर्स की ज़रूरत होती है। तो इस तरह आप बोल सकते हो कि शेयर कैपिटल जो है उसका जो एक हिस्सा होता है, यूनिट होता है, उसको हम लोग शेयर बोलते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में भी बताया हुआ है, इवन नेचर भी बताया हुआ है आपको। तो ये एक किस्म की मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल मतलब जिस तरह मैं अगर अपने शेयर किसी और को देना चाहती हूँ तो आराम से मैं दे सकती हूँ, जैसे पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं ना एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, तो इसका नेचर ऐसा ही है, मूवेबल नेचर की है। ये मूवेबल नेचर के होते हैं शेयर्स, एक पर्सन दूसरे पर्सन को आराम से ट्रांसफ़र कर सकता है, स्पेशली इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी। आगे टाइप्स दिए हुए हैं उन शेयर्स के। तो सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ कि 2 टाइप के जो हैं शेयर्स होते हैं हमारे पास, प्रेफरेंस एंड इक्विटी। प्रेफरेंस की बात की जाए तो उन्होंने ये डिफ़ाइन किया हुआ है लॉ के अकॉर्डिंगली कि जो हमारे पास शेयर कैपिटल कुछ कंडीशंस, ये जो आगे कंडीशंस दी हैं, अगर ये फुलफ़िल कर देते हैं तो वो प्रेफरेंस शेयर्स माने जाते हैं। कौन सी, एक तो उनके पास जो है जिनको प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है डिविडेंड के लिए, मतलब कि सबसे पहले इनको डिविडेंड, जब प्रॉफिट जो है अर्न करेगी कंपनी तो उसमें से सबसे पहले इनको फिक्स्ड रेट पर डिविडेंड जो है प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा जो उन्होंने दिया हुआ है वो है कि इट कैरीज प्रोफेशनल राइट्स इन रिगार्ड टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब कि जब सपोज करो कंपनी कभी बंद पड़ेगी तो सबसे पहले किसकी जो है कैपिटल वापस की जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। तो अगर ये दोनों के दोनों फीचर्स हैं किसी शेयर कैपिटल में जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो उनको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। इसके साथ साथ यहाँ पर उन्होंने एक और चीज़ क्लियर की हुई है कि जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनके ऊपर फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड जो है डिसाइडेड होता है, जो कि हमेशा सबसे पहले उनको प्रोवाइड किया जाता है, और उसके बाद जो बाकी हमारे पास प्रॉफिट बचता है उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देन प्रेफरेंस शेयर्स को ही आगे उन्होंने क्लासीफाई किया हुआ है
अलग अलग जो है कैटेगरीज में। तो सबसे पहले दे आर टॉकिंग अबाउट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? ये वो शेयर्स बचे होते हैं जिनके जो अगर सपोज करो इस साल अगर कंपनी को लॉस हो गया है और कंपनी जो है डिविडेंड नहीं प्रोवाइड कर सकती, तो इस साल का जो डिविडेंड होगा वो अगले साल में जो है सबसे पहले प्रोवाइड किया जाएगा, फिर अगले साल का भी साथ में प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब कि एक्यूमुलेट होता रहता है। इस साल अगर लॉस है, नहीं डिविडेंड गया, तो वो कंपनी को अगले साल विद नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट जो है, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड उसके साथ प्रोवाइड करना होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है ना, उन्होंने सपोज किया है कि हमारे पास से प्रेफरेंस शेयर्स हैं 8% के अकॉर्डिंगली 10,000 शेयर्स हैं, ठीक है, और उनका डिविडेंड जो है 2007-8 का वो नहीं पे कर पाए क्योंकि वहाँ पर लॉस हो गया था 2007-8 को। अब 2009 में जो है सबसे पहले ये 2007-8 वाला जो है डिविडेंड वो पे किया जाएगा, फिर अगर स्टिल प्रॉफिट बचा होगा तो फिर उसको जो है 2009 के डिविडेंड को भी पे किया जाएगा। तो अक्यूमुलेट करना, आगे आगे फर्दर जो है इन केस ऑफ लॉस आगे आगे फर्दर जो है नेक्स्ट ईयर को टोटल करके जो है नेक्स्ट ईयर को असाइन करी जाना, जो हमारे पास डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर्स को देने वाला। नॉन क्यूमुलेटिव फिर कौन से होंगे कि मतलब अगर इस साल आपको जो है बिजनेस को जो है जब कंपनी को लॉस हुआ है तो इस साल जो है फिर डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, ना ही वो आगे कहीं जो है नेक्स्ट ईयर्स में दिया जाएगा, उसको बोल दिया जाता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। देन आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं हमारे पास कि ये वो शेयर्स होते हैं जिनको जो है प्रेफरेंस डिविडेंड जो मिलना है उसके साथ साथ जो है सरप्लस प्रॉफिट में से भी पैसा जो है डिविडेंड के रूप में दिया जाएगा। एक तो फिक्स्ड रेट डिसाइड होता है ना कि हाँ प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को ये डिविडेंड फिक्स्ड रेट पर देना है। इसके साथ साथ एक और ऑप्शन भी कि सपोज करो इक्विटी शेयर्स को भी डिविडेंड दे दिया, ठीक है, इंटरेस्ट दे दिया, डिबेंचर होल्डर्स को भी इंटरेस्ट दे दिया, स्टिल अभी पैसा बचा हुआ है, तो उस जो सरप्लस पैसे में से भी कुछ हिस्सा जो है प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिव। देन नॉन पार्टिसिपेटिंग कौन से होंगे कि अगर सपोज करो सरप्लस बचा है तो कोई मतलब सिंपल सी बात जो फिक्स रेट के अकॉर्डिंगली डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोला गया है कि हाँ आपको इतना मिलना, बस वही मिलेगा, उसके बाद और कोई जो है उसको एक्स्ट्रा डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। इसी तरह कन्वर्टेबल शेयर्स होते हैं। कन्वर्टेबल मतलब कि वो शेयर्स जो एक टाइम पीरियड के बाद जो है इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल फिर कौन से हुए जो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स ही रह सकते हैं, उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। देन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो एक टाइम पीरियड स्पेशली 20 ईयर्स के बाद जो है अगर पर्सन चाहता है कि वो अपने पैसे ले ले और शेयर्स जो है वापस कर दे, या कंपनी चाहती है कि वो शेयर्स वापस ले ले और जो है पैसे उसके बदले में वापस दे दे पब्लिक को, तो वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। नॉन रिडीमेबल वो जब तक कंपनी बंद नहीं होती तब तक जो है उनको वापस नहीं लिया जाता शेयर कंपनी की तरफ से, ना ही उसके जो है बदले में पैसा दिया जाता है, बस उसके ऊपर डिविडेंड जो है कॉन्टीन्यूसली प्रोवाइड करते रहते हैं वो शेयर होल्डर्स को। तो इस तरह जो है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। देन इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? अदर देन प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स बोले जाते हैं। बेसिकली इनकी क्या पहचान होती है हमारे पास कि इनके पास वोटिंग राइट होता है और इसके साथ साथ जो है कोई और डिफरेंशियल राइट्स भी अवेलेबल होते हैं इनके पास। बेसिकली दीज इक्विटी शेयर होल्डर्स कंसिडर एज अ ऑनर ऑफ द बिजनेस। इसी तरह यहाँ पर उन्होंने इन दोनों का डिफरेंस भी बताया हुआ है, तो डिफरेंस छोटा छोटा देख लो आप कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात की जाए तो सबसे पहले डिविडेंड की पेमेंट प्रेफरेंस शेयर्स को दी जाती है और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को दी जाती है। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन वाइंडिंग अप, मतलब जब कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले किसको जो है कैपिटल जो है रीपेमेंट की जाती है कैपिटल की, तो वो बोल रहे हैं सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को की जाती है। देन उसके बाद जो है आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर को उनकी कैपिटल वापस की जाती है। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर फिक्स रेट होता है और इक्विटीज़ के ऊपर फिक्स रेट नहीं होता। कन्वर्टेबल जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कन्वर्टेबल हैं, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, लेकिन इक्विटीज़ जो हैं वो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं।
रिडम्पशन की बात की जाए तो दीज शेयर्स आर रिडीम्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ स्टिमुलेटेड पीरियड, मतलब कि एक पीरियड टाइम जो दिया गया है उससे पहले रिडीम किए जा सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर्स रिडीम नहीं किए जा सकते। इसी तरह रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मेशन की बात की हुई है, तो वो बोल रहा है कि एक नई कंपनी जो है वो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स से नहीं बन सकती, लेकिन इक्विटी शेयर्स से जो है एक नई कंपनी अपने आप को बना सकती है। टाइप की बात की जाए तो प्रेफरेंस शेयर्स 8 टाइप के होते हैं, एंड यहाँ पर इक्विटी शेयर्स की बात की जाए तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि ये एक टाइप का और होता है स्वेट इक्विटी, जिसको नाम दिया जाता है, उसमें आ जाता है। वोटिंग राइट की बात की जाए तो प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन इक्विटी शेयर्स के ऊपर होता है। सो अप टू दिस मैं ये वीडियो ओवर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी बन जाएगी, लेकिन अभी स्टिल कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।